काठमांडू, नेपाल में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी। हाल ही में देश में जनरेशन जेड के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनके चलते पिछली सरकार को हटना पड़ा। इन प्रदर्शनों की शुरुआत सोशल मीडिया बैन से हुई थी, लेकिन जल्द ही यह आंदोलन भ्रष्टाचार और राजनीतिक अभिजात वर्ग के खिलाफ व्यापक हो गया। इस दौरान 50 से अधिक लोगों की जान चली गई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग कर दी और मार्च 2026 में नए चुनावों की घोषणा की। सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना केवल नेपाल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक प्रेरणादायक घटना है। वे अपने सख्त भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए जानी जाती हैं। उन्हें एक छोटी कैबिनेट बनाने और देश को स्थिरता की ओर ले जाने का जिम्मा सौंपा गया है। राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू और प्रतिबंधात्मक आदेश हटा लिए गए हैं, जिससे धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। भारत सहित कई देशों ने नई सरकार के गठन का स्वागत किया है और शांति व स्थिरता की उम्मीद जताई है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने और नए चुनावों की घोषणा को प्रमुख राजनीतिक दलों ने असंवैधानिक बताया है। इससे देश में कानूनी और राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। अगले चुनाव 5 मार्च 2026 को होने हैं, लेकिन तब तक नेपाल को स्थिरता और विश्वास की आवश्यकता है। सुशीला कार्की के नेतृत्व में सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें जनता का भरोसा जीतना सबसे अहम है। 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन नामक इस प्रस्ताव को फ्रांस का अलाम और सऊदी अरब ने प्रायोजित किया था। 142 देशों ने इसके पक्ष में, 10 ने विरोध में और 12 ने अनुपस्थित रहकर मतदान किया। भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और हमास का निरस्त्रीकरण शामिल है। साथ ही इजरायली बस्तियों की गतिविधियों को रोकने और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का रोडमैप भी दिया गया है। प्रस्ताव में क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण मिशन की भी बात कही गई है, जिससे दीर्घकालिक शांति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे थिएटर कहकर खारिज कर दिया। वहीं अमेरिका की यूएन राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इसे गलत समय की प्रचारबाजी बताया। इसके विपरीत फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय की दिशा में अहम कदम और वैश्विक समर्थन का प्रतीक बताया। इस प्रस्ताव के पारित होने से इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग स्थिति उजागर हुई है। अधिकांश देशों ने 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन किया, जिससे इजरायल पर दबाव बढ़ गया है। यह घटना वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है, जो भविष्य में क्षेत्रीय शांति की दिशा तय कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का दौरा किया, जो पिछले साल से जातीय हिंसा से जूझ रहा है। यह उनकी पहली यात्रा थी, जिसमें उन्होंने शांति और विकास का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने विराट 500 करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। चुराचांदपुर, जो कुकी बहुल इलाका है, वहां प्रधानमंत्री ने हर साल 300 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं इम्फाल में हयेक 200 करोड़ की योजनाएं शुरू की गईं, जिसमें नया पुलिस मुख्यालय और सिविल सचिवालय शामिल हैं। यह दौरा दोनों समुदायों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा से विस्थापित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से पुनर्वास का आश्वासन दिया। उन्होंने जनता से सौहार्द के पुल बनाने और शांति के मार्ग पर चलने की अपील की। हालांकि
दौरे के दौरान कुछ वर्गों ने विरोध प्रदर्शन भी किए, लेकिन सरकार ने इसे मेल मिलाप की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम बताया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण सर कब और कैसे करना है, इसका अधिकार केवल आयोग के पास है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय न्यायिक दायरे से बाहर है और जनवरी 2026 को पूरे देश में सर की योजना है। इससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नौकरियों में विकलांगों की कम भागीदारी पर चिंता जताई है। 2016 में लागू अधिकार अधिनियम के बावजूद इनकी हिस्सेदारी 1.1% से अधिक कभी नहीं रही, जबकि 4% आरक्षण का प्रावधान है। यह मुद्दा सामाजिक समावेशन और समान अवसर की दिशा में गंभीर सोच की मांग करता है। केरल कैबिनेट ने एक नया विधेयक मंजूर किया है, जिसमें मुख्य वन्यजीव वार्डन को अधिकार दिया गया है कि यदि कोई जंगली जानवर रिहायशी इलाके में घुसकर किसी व्यक्ति पर हमला करता है, तो उसे तुरंत मारने का आदेश दिया जा सकता है। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने केंद्र की अनुमति के बिना किसी जानवर को हानिकारक घोषित करने का अधिकार दिया है। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने कोन जिला कुमार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। यह परियोजना राज्य में स्वच्छता और जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के अधिकांश पर्यटन स्थल फिर से खोल दिए गए हैं। सरकार लोगों को घाटी में आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राज्य में सामान्य स्थिति लौटेगी। अमेरिका ने G7 देशों से अपील की है कि वे रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाएं। यह कदम यूक्रेन में रूस के युद्ध को फंडिंग से रोकने के लिए एकजुट प्रयास का हिस्सा है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है। हाल ही में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत में HIV के कुछ स्ट्रेन व्यापक रूप से न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का प्रतिरोध कर रहे हैं। यह शोध स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भविष्य की चिकित्सा रणनीतियों और वैक्सीन विकास पर असर पड़ सकता है। नई ऑनलाइन गेमिंग नियमावली के तहत स्पोर्ट्स को अब एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल गई है। इससे स्पोर्ट्स खिलाड़ियों और उद्योग को वैधता मिली है और भारत में डिजिटल खेलों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल में हालिया घटनाएं देश में बदलाव की लहर का संकेत देती हैं। युवा वर्ग के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ आंदोलन भ्रष्टाचार और जवाबदेही की मांग में बदल गया, जिससे सरकार को बदलना पड़ा। नेपाल में नई सरकार के गठन पर भारत और अन्य देशों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सभी ने शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली की उम्मीद जताई है। यह नेपाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का संकेत है, जो देश को आगे बढ़ने में मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव वैश्विक मंच पर कूटनीति की ताकत को दर्शाता है। 142 देशों का समर्थन यह दिखाता है कि दुनिया शांति और न्याय के पक्ष में एकजुट हो रही है। यह प्रस्ताव भविष्य में इजरायल फिलिस्तीन विवाद के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मणिपुर में प्रधानमंत्री की यात्रा और विकास परियोजनाओं की शुरुआत ने राज्य में नई उम्मीदें जगाई हैं। सरकार की कोशिश है कि दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल हो और राज्य में स्थायी शांति स्थापित हो सके। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और अधिकार चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता की गारंटी देते हैं। सर की प्रक्रिया और उसकी समय सीमा पर आयोग का नियंत्रण लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। विकलांगों के लिए रोजगार में कम भागीदारी समाज की समावेशिता पर सवाल उठाती है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर ऐसे कदम उठाने होंगे
जिससे सभी को समान अवसर मिल सके और कोई भी पीछे न रह जाए। केरल का नया वाइल्ड लाइफ बिल मानव वन्यजीव संघर्ष के समाधान की दिशा में एक नया प्रयोग है। इससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा तो बढ़ेगी, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से यह विवादास्पद भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में जल प्रबंधन और स्वच्छता के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थलों के फिर से खुलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह राज्य में सामान्य स्थिति की वापसी और लोगों के जीवन में खुशहाली का संकेत है। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मच सकती है। इससे तेल की कीमतों और आपूर्ति पर असर पड़ेगा, जिसका प्रभाव भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। हिव के नए स्ट्रेन का प्रतिरोध स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नई चुनौतियां लेकर आया है। इससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को मिलकर काम करना होगा, ताकि भविष्य में बेहतर इलाज और रोकथाम संभव हो सके। इस स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता मिलने से भारत में डिजिटल खेलों का युग शुरू हो गया है। इससे युवाओं को नए करियर विकल्प मिलेंगे और देश में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौट रही है। कर्फ्यू हटने और प्रतिबंधों में ढील से लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लौट रहे हैं। यह देश के लिए एक नई शुरुआत है। नेपाल में संसद भंग करने और नए चुनावों की घोषणा ने लोकतंत्र की परीक्षा ली है। राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद देश को स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर बढ़ना होगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव ने इजरायल फिलिस्तीन विवाद में शांति की नई उम्मीद जगाई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता से क्षेत्र में स्थायी समाधान की संभावना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री की यात्रा ने मणिपुर में मेल मिलाप की प्रक्रिया को गति दी है। सरकार की कोशिश है कि सभी समुदायों को साथ लेकर राज्य में स्थायी शांति स्थापित की जाए। चुनाव आयोग की पारदर्शिता और स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। सर की प्रक्रिया से मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहती है। सरकार को विकलांगों के लिए रोजगार में आरक्षण का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। इससे समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। केरल का वाइल्ड लाइफ बिल पर्यावरण संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। यह नीति अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकती है। हिमाचल प्रदेश की जल परियोजनाएं राज्य में जल संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इससे पर्यावरणीय संतुलन और लोगों की सेहत में सुधार होगा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के पुनरुद्धार से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा और राज्य की छवि भी सुधरेगी। रूस पर प्रतिबंधों के चलते ऊर्जा नीति में बदलाव की जरूरत है। भारत जैसे देशों को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी होगी, ताकि ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। हिव के नए स्ट्रेन के सामने आने से स्वास्थ्य नीति में नवाचार की जरूरत है। वैज्ञानिक शोध और सरकारी सहयोग से ही इस चुनौती का समाधान संभव है। स्पोर्ट्स को मान्यता मिलने से भारत में गेमिंग उद्योग को नई दिशा मिलेगी। इससे युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा और देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई सरकार से लोगों को स्थिरता, पारदर्शिता और विकास की उम्मीद है। यह बदलाव देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 2 राष्ट्र प्रस्ताव का समर्थन कर वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को मजबूत किया है। यह भारत की संतुलित विदेश नीति और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज की दुनिया में राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी बदलाव तेजी से हो रहे हैं। नेपाल, संयुक्त राष्ट्र, मणिपुर और अन्य घटनाएं दिखाती हैं कि लोकतंत्र
शांति, समावेशिता और नवाचार ही भविष्य की राह है। इन घटनाओं से हमें सीख मिलती है कि चुनौतियों के बावजूद उम्मीद और बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है।